अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशिफ कुरैशी और आज मैं आपको वेलकम करता हूं अपनी फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में। और आज वीडियो के टाइटल को आपको देख के समझ आ गई होगी। आज हम करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम और देखेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास क्या होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिस आइसोलेट का दरअसल मतलब होता है कि सब चीजों से अलग कर देना, अकेला, बिल्कुल अलोन। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जहां पर एक्सटर्नल फोर्स या एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन नहीं होगी। ये एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो कोई भी ऐसा क्लोज कंटेनर हो सकता है जिसमें हमने कोई गैस रखी हुई है और उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोई भी कनेक्शन या कोई भी उसके साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी फोर्स नहीं लगती। ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। तो इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो ये ऐसे डिफाइन होगा कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स हमारे पास एटम्स हो सकते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, विच इंटरैक्ट विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, बट डिड नॉट इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर आपने किसी भी एक क्लोज्ड कंटेनर में गैस को लिया हुआ है और ये गैस के हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स रेंडमली इधर उधर मोशन परफॉर्म करते हैं या जाकर इस सिलेंडर की वॉल से टकराकर दोबारा वापस आ जाएंगे। अब अगर आप इस सिलेंडर के बाहर से कोई भी फोर्स लगाते हो तो वो इन पार्टिकल्स के ऊपर नहीं लगती। तो ऐसे सिस्टम पर जहां पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे और सिर्फ जो इंटरनल पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, वो फोर्स कैसे लगेगी, जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। कोलिजन किसे कहते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पास आकर उसके ऊपर फोर्स लगाता है तो उसको कोलिजन कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के साथ कोलिजन परफॉर्म करेंगे तो तब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है, जिसमें हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, जीरो। अब एक्सटर्नल फोर्स तो हमारे पास जीरो हो गई, ठीक हो गया। इसी से रिलेटेड हमारे पास इसका एक सब टॉपिक है जिसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि मोमेंटम किसी भी सिस्टम का कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड रहने का मतलब यह है कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कंजर्वेशन का असल में मकसद होता है कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा और वो जो उसकी हालत है, जो इनिशियल स्टेट में थी और जो फाइनल स्टेट में थी, वो सेम रहेगी। अब चूंकि आइसोलेटेड सिस्टम में हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे पास जीरो होती हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें पता था वो क्या होता है, वो होता है एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब यहां पर अगर एफ जीरो हो गया तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब इस डेल्टा टी को मैं इस जीरो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा जीरो इंटू डेल्टा पी, क्योंकि यहां पर डेल्टा टी जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू, अब ये डेल्टा पी जो है ये आपको पता होगा, ये डेल्टा हम चेंज के लिए लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई। अब इस पी आई को मैं दूसरी साइड पर शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस से प्लस का साइन हो जाएगा, तो ये क्या होगा कि पी आई इज इक्वल टू पी एफ। अब ये क्या बताता है आपको, ये बता रहा है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। अगर मैं उर्दू में इसको बताऊं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एक सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। जो उसका इनिशियल मोमेंटम होता है वही उसका फाइनल मोमेंटम भी होगा। इंशाल्लाह मैं अभी वीडियो को पॉज करके अभी इसको रब करता हूं और आपको इसी से रिलेटेड जो इससे अगला टॉपिक है कोलिजन वाला, वो वाला टॉपिक आपको बताता हूं। हमारे पास क्या है, कोलिजन एक ऐसे फिनोमेना को कहा जाता है कि जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं और अप्रोच करने के बाद एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो ऐसे फिनोमेना को क्या कहा जाता है, ऐसे फिनोमेना को कोलिजन कहा जाता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास मास m1 है जो कि u1 वेलोसिटी के साथ एक तरफ मूव कर रहा है और ये मास m2 है जो कि वेलोसिटी u2 से एक दूसरे की तरफ क्या करें, मूव करें। जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, मैं जरा इसको मार्कर भी चेंज कर लूं और इसको रब करके सही तरीके से बना दूं। अगर दो पार्टिकल्स, ये एक मास m1 बड़ा है और दूसरा मास हमारे पास m2 जो कि छोटा है, ये एक दूसरे की तरफ अब यहां पर आ गए तो ये कोलाइड जरा
थोड़े सही तरीके से कर लें। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास मास m2। यहां पर जब आप आके इन्होंने कोलिजन परफॉर्म की तो कोलिजन के बाद एक मास m1 इस तरफ जाएगा जो कि वेलोसिटी v1 से जाएगा, और जो मास m2 है हमारे पास वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v2 से दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस पूरे सिस्टम के लिए, इस पूरी कोलिजन के लिए हमारे पास कोलिजन क्या रहेगी? अगर आप इस केस में बात करो, ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है, तो आइसोलेटेड सिस्टम कहता है कि टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इसका मतलब पी आई इज इक्वल टू पी एफ, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब जब ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो इस तरफ हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होगा। तो अगर मास m1 की बात की जाए तो यहां पर पी आई इज इक्वल टू m1 u1 एंड दूसरा जो मास है दैट इज m2 u2, जो कि एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। और अगर फाइनल मोमेंटम की बात की जाए तो फाइनल मोमेंटम में क्या होगा? ये अब हमारे पास दूसरी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो गए। तो ये हो जाएगा मास m1 v1 और दूसरा होगा m2 v2। तो चूंकि टोटल मोमेंटम हमारे पास कंजर्व्ड है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमें क्या कहेगा कि हमारे पास टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का कंजर्व रहेगा। और अगर ये हमारे पास इक्वेशन मालूम हो और दो पार्टिकल्स हमारे पास कोलाइड करें तो हम बता सकते हैं कि अगर इनिशियली वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहे थे तो कोलिजन के बाद वो किस वेलोसिटी के साथ एक दूसरे की तरफ से दूर जाएंगे। अब इसी के साथ ही एक और टॉपिक, इसी का ही सब टॉपिक है जिसको कहते हैं तो दूसरा टॉपिक है वो है चेंज इन मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस, कि जो चेंज इन मोमेंटम है और एक्सप्लोजिव फोर्सेस का आपस में क्या रिलेशन होगा। अब एक्सप्लोजिव फोर्सेस कहां पर आती है हमारे पास? एक्सप्लोजिव फोर्सेस वहां पर आती हैं जब सिस्टम इनिशियली इंटरैक्ट नहीं करता और इंटरैक्ट करने के बाद, इनिशियली वो बहुत थोड़ा सा इंटरैक्ट करता है और उस इंटरैक्शन के बाद वो एक दूसरे से एक हाई स्पीड के साथ एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो ऐसे फिनोमेना को ऐसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है? एक्सप्लोजिव फोर्सेस कहा जाता है, जहां पर थोड़े से इंटरेक्शन के बाद जो पार्टिकल्स हैं सिस्टम के वो एक दूसरे से बहुत दूर जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? एक्सप्लोजिव फोर्सेस। अब इस केस में हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है फायरिंग ऑफ राइफल। फायरिंग ऑफ राइफल, जब आप किसी भी राइफल को, किसी भी पिस्टल को जब आप फायर करते हो तो उस केस में हमारे पास क्या होता है? तो चूंकि फायर करने से पहले हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि पिस्टल भी एक ही जगह पे खड़ी हुई है और जो पिस्टल के अंदर बुलेट है वो भी एक ही जगह पर खड़ी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पी आई इनिशियल मोमेंटम हमारे पास सिस्टम का क्या हो गया? जीरो। क्योंकि जो पार्टिकल कोलिजन के बारे में मैंने अभी इधर बताया था, वो जो u1 और u2 था, अगर वही जीरो है तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? जीरो। जब फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे तो फाइनल मोमेंटम में क्या होता है? फाइनल मोमेंटम में जो बुलेट है, बुलेट का मास हम स्मॉल n से लेते हैं, वो मूव करेगी vb के साथ, या इसको मैं स्मॉल b भी कर सकता हूं। जो बुलेट है वो मूव करेगी स्मॉल vb के साथ, और जो राइफल है, राइफल को मैं उसका नाम, जो मास है वो कैपिटल M से ले लेता हूं और जो उसकी वेलोसिटी है वो मैं vr कर दो, जो भी कर दो आप। तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर ऐसे केस में हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो हमारे पास होता है पी आई इज इक्वल टू पी एफ। अब पी आई चूंकि जीरो हो गया, अब पी एफ क्या होगा? पी एफ हमारे पास होगा एम वी बी प्लस कैपिटल एम वी और जी। अब ये वी जी क्या है? ये वी जी हमारे पास, इसको कहा जाता है रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी कौन सी है? वी आर, सॉरी मैंने इधर लिखा है, आप भी इसको वी आर ही कर दो। बुक में चूंकि वी जी है, वी आर कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। तो वी आर हमारे पास क्या है? रिकॉइल वेलोसिटी है। रिकॉइल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है कि जब अभी आप पिस्टल को फायर करते हो तो फायर करने के बाद बुलेट एक डायरेक्शन में जाती है और जो राइफल है वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, उसको रिकॉइल वेलोसिटी कहा जाता है। तो अगर हमें रिकॉइल वेलोसिटी पता हो और उसके साथ राइफल का मास और बुलेट का मास पता हो तो हम उससे बुलेट की स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये चूंकि इस साइड पे जीरो है, इसको मैं दूसरी साइड पर ले आऊं तो ये आ जाएगा माइनस कैपिटल एम वी आर इज इक्वल टू स्मॉल एम वी बी।
तो यहां पर माइनस का साइन जो लगा है, ये माइनस का साइन ये बताता है कि ये जो वेलोसिटी होगी वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर एक फॉरवर्ड जा रही है तो दूसरी हमारे पास बैकवर्ड मूव करेगी। अब यहां पर ये बात आती है कि सर हम देखते हैं जब भी राइफल से बुलेट फायर की जाती है तो बुलेट ज्यादा स्पीड में जाती है और रिकॉइल वेलोसिटी कम होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि बुलेट का मास कम होता है और आप राइफल का मास देखो तो वो ज्यादा होता है। तो राइफल के मास ज्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जाहिर बात है, इनर्शिया मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि वो एक ऐसी टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, नेचुरल टेंडेंसी है कि जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट स्टेट पर रहने की कोशिश करता है। तो जाहिर बात है, अगर बुलेट राइफल का मास आप ज्यादा कर दोगे तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, तो उसके अंदर जो मोशन प्रोड्यूस होगा वो कम होगा। और बुलेट जिसका मास इंतहाई कम है, मेरे ख्याल से कोई 10 ग्राम्स तक होता है, तो इसी वजह से वो ज्यादा स्पीड में जाती है क्योंकि उसका मास हमारे पास क्या है? कम है। अब इसी से एक रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसको कहा जाता है प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट। इसके साथ जो दूसरा हमारे पास रिलेटेड कंसेप्ट है उसे कहा जाता है प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट या थ्रस्ट। प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट या फिर थ्रस्ट, कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, ये रॉकेट, वो किस तरीके से वो अपवर्ड मोशन परफॉर्म करता है। तो जिस तरीके से हमारे पास बुलेट में मजल वेलोसिटी होती है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है मजल वेलोसिटी। ये उस वेलोसिटी को कहा जाता है कि जिस वेलोसिटी से एक जो बुलेट है वो अपनी उस गन की बैरल से निकलती है, या जिस तरीके से कैनन उस शेल से निकलता है, वो शेल जो कैनन से निकलता है उसको क्या कहा जाता है? मजल वेलोसिटी। कि जिस वेलोसिटी से एक बुलेट बैरल को लीव करती है, मैं अगर इसको डिफाइन कर दूं, द वेलोसिटी बाय विच अ बुलेट लीव्स द बैरल ऑफ गन। तो यहां पर भी प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट में भी यही होता है। प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट अगर आप देखो तो रॉकेट कुछ इस तरीके से होगा और यहां से हॉट गैसेस क्या होती हैं? इनका एमिशन होता है। तो हॉट गैसेस एमिशन, अब यहां पर भी देखो वही सेम फिनोमेना है। ये इसकी एक तरीके से बैरल बन जाती है और उस बैरल से हॉट गैसेस जो है वो बाहर रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। तो जब वो रिलीज होती हैं तो कैसे रिलीज होती हैं कि जो रॉकेट के अंदर फ्यूल है वो बर्न हो रहा होता है। उसके बर्न होने की वजह से जो रॉकेट का मास है वो भी कांस्टेंटली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा होता है। डिक्रीज होने की वजह से अब इसके ऊपर एक अप थ्रस्ट फोर्स तो लग रही है, उस अप थ्रस्ट फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या करता है? ये रॉकेट ऊपर की तरफ मोशन शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी तेज होती जाती है इसकी। क्यों? क्योंकि इसका मास कांस्टेंटली डिक्रीज कर रहा है। हमने न्यूटन्स के लॉ में भी पढ़ा था, थर्ड लॉ में भी, कि ये जो गैसेस निकलती हैं तो इन टर्न ये गैसेस इसके ऊपर एक रिएक्शन अप्लाई करती हैं जो कि अपवर्ड होता है। तो उस अपवर्ड मोशन की वजह से, जिसको अब थ्रस्ट भी कहा जाता है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऊपर की तरफ मोशन शुरू कर देता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आइसोलेटेड सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं इससे अगली वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।